Hello students, in this video we are starting chapter number 2 of your introductory macroeconomics book, that is some basic concept of macroeconomics. In this chapter we will discuss some concepts like classification of goods, means what are the type of goods, and concept and component of consumption expenditure, concept and component of investment, stocks and flows, and four sectors of economy: intersectoral flow, real flow, money flow, and circular flow of income. So we will discuss all these important topics in this chapter. Okay, so first topic of your chapter is classification of goods. Means in this topic we will discuss different type of goods. As we know, countless number of goods are produced and consumed in the economy. इंडिया एक इकोनॉमी है, हम इंडिया की ही बात करते हैं. इंडिया में कई गुड्स, काउंटलेस मीन्स आप जिनको काउंट भी नहीं कर सकते. आप अपने आसपास जितने भी गुड्स देखते हैं ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए हैं और आप उनका कंजप्शन कर रहे हैं. दीज आर लाइक शूज़ एंड टी शर्ट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स एंड टूल्स फॉर द फार्म्स एंड फर्म्स, guns and ammunition for defense forces, ships, airplanes for tourists and so on. डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने ये अभी मैंने कई गुड्स के नाम लिए, मशीन्स, शूज़, टी शर्ट, डिफरेंट गुड्स फॉर आर्मी दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. सो ऑल दीज गुड्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सब गुड्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो ब्रॉडली द गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. आपकी जो ये पिक्चर सामने है आपके, इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. आप इसको देखिए. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को जो है इन्होंने टू वेज में डिवाइड किया है. फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स मतलब होते हैं फिनिश्ड गुड्स जो अब कंजप्शन के लिए तैयार हैं. सेकंड दिया हुआ है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो जो फर्स्ट हमको टाइप समझना है गुड्स का वो समझना है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. Okay, so let's move to the first topic, that is final goods. What are final goods? These are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user. अब इसमें 2 पॉइंट याद रखिए. फाइनल गुड्स में ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है और जो इसके फाइनल यूज़र हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं. मतलब दीज गुड्स आर रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र. हु आर द फाइनल यूज़र? अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं. तो फाइनल यूज़र 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं कंज्यूमर्स. अब ये कैसे फिक्स हुआ कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही फाइनल यूज़र हैं? तो फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. फाइनल गुड्स को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है. एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो अल्टीमेटली किसके द्वारा खरीदे जाते हैं? उसके कस्टमर के द्वारा ही खरीदे जाते हैं ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर ही परचेज करता है और उससे वो क्या करेगा? उसका प्रोडक्शन में उनका यूज़ करेगा, तो वो उसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एज अ फिक्स्ड एसेट के काम के तौर पर वर्क करेंगे. अब एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताती हूँ बहुत अच्छा. ब्रेड एंड बटर. अब अगर आप ब्रेड और बटर की बात करेंगे, ब्रेड, आपको भूख लगी है, आप मार्केट जाओगे, ब्रेड खरीद के लेके आओगे, उसके साथ बटर लेके आओगे, घर लाके बटर को ब्रेड पे लगा के और आप तुरंत उसको खा लोगे. तो आपने तुरंत उसका कंजप्शन कर लिया और कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो आपने की नहीं उसकी, तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स में. बट अगर हम ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की बात करें, फार्मर क्यों खरीदता है ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर? कि इसकी मदद से वो क्या करेगा? क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेगा. तो क्या हुआ उसके लिए? ये ट्रैक्टर और हार्वेस्टर क्या हो गए? एक तरह से फिक्स्ड एसेट हो गए. तो ये काय में आ जाएंगे? किस कैटेगरी में आ जाएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अभी हम लोग ने फाइनल कंज्यूमर गुड्स का एग्जाम्पल पढ़ा. क्या होता है उसका एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल होता है जैसे ब्रेड और बटर.
ये इसके एग्जाम्पल पढ़े हम लोगों ने। तो अगर इन पे जो भी पैसा हम ब्रेड बटर खरीदने पे जो भी पैसा खर्च करेंगे, हाउस होल्ड पर्सन है, हम लोग जो खर्च करेंगे वो कहलाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ट्रैक्टर हार्वेस्टर परचेज करने के लिए जो हमारा फार्मर है वो जो भी खर्चा करेगा वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ एक इक्वेशन निकल के आई सामने, येलो कलर के बॉक्स में दी हुई है। व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या सामने आया? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. So what do we mean when we say that final goods have crossed the boundary line of production? जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? We mean that these goods are out of process of production or the process of value addition. जब हम बोलते हैं कि final goods वो होते हैं जिन्होंने boundary line of production को क्रॉस कर लिया है। तो बाउंड्री लाइन क्या है? बाउंड्री लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो गुड्स हैं अब इनमें कुछ भी वैल्यू एडिशन, कुछ नई चीज़ होना बाकी नहीं रह गया है जिससे इनकी प्राइस बढ़े। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, एक टी शर्ट का शोरूम का, एक शर्ट के रिटेल शोरूम का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, पढ़ते हैं उसको। A shirt in a retail showroom is all set for sale to its final user. रिटेल शोरूम जो होता है वहाँ पे शर्ट बिल्कुल रेडी टंगी हुई है, अब बस इसका फाइनल कंज्यूमर इनको यूज़ करेंगे। जब वो परचेज करेंगे तो तुरंत इसका यूज़ करेंगे, कंजप्शन करेंगे। नो वैल्यू इज़ एडेड टू द शर्ट बाय द वे ऑफ स्टिचिंग। अब कुछ भी इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं रह गया है। आयरनिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होना है। द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज़ व्हेन इट इज़ एक्चुअली सोल्ड टू द कस्टमर। बस अब क्या रह गया है कि कस्टमर आए, पैसे दे शर्ट के और लेके उस शर्ट को पहन ले, मतलब घर जाके वो उसका यूज़ कर लेगा। इफ़ द रिटेलर परचेज दिस शर्ट फॉर ₹900 फ्रॉम द होलसेलर। आपका रिटेल शोरूम की बात की हुई है तो रिटेलर ने किससे परचेज किया होगा? होलसेलर से। सो जो रिटेलर है उसने होलसेलर से ये शर्ट कितने में खरीदी है? 900 में खरीदी है। एंड सेल फॉर ₹1000 टू द कस्टमर। अब कस्टमर को उसने कितने में सेल की? 1000 में। देखिए होलसेलर से खरीदी है 900 में और फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को सोल्ड की है ये शर्ट कितने में? 1000 में। कितने बढ़ गए? ₹100 बढ़ गए हैं। तो ये ₹100 किसके हैं? वैल्यू एडिशन के। उसने कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा, वैल्यू एडिशन के बढ़ गए। पैकिंग चार्जेस जोड़ा होगा या थोड़ा बहुत आयरनिंग का पैसा जोड़ा होगा, तो ऐसे करके, या उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा तो उसको ऐड करके ₹100 उसका प्रॉफिट हो गया। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन टू द शर्ट। वन इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, द शर्ट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब जब भी ये शर्ट कस्टमर को सेल हो जाएगी 1000 में तो इसका मतलब इसने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है। यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है जो नेक्स्ट चैप्टर में आपके काम आएगा, यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी हम इंडिया की नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ फाइनल गुड्स की प्राइस को लेंगे। ये जो 900 है उसको नहीं लेंगे, 1000 को लेंगे क्योंकि यही फाइनल गुड्स की प्राइस है। Okay, so next type of goods are intermediate goods. Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production. Value is still to be added in these goods and these goods are yet not ready for use by their final users. जब भी आप intermediate goods पढ़ें तो आप 3 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। Intermediate goods वो goods होते हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन दीज गुड्स। अभी इनमें कुछ ऐड होना बाकी रह गया है। एंड थर्ड पॉइंट इज विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अभी इन गुड्स को इसके फाइनल यूज़र यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये रेडी नहीं हुए हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अदर फर्म। सपोज 2 फर्म्स है मार्केट में, एक्स और वाई। तो एक्स अगर कुछ गुड्स वाई को सेल करता है तो वो वाई के लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई फिर किसी और को सेल करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, शर्ट परचेज्ड बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल आर द इंटरमीडिएट गुड्स। एक्स फर्म जो है
उसने कुछ गुड्स परचेज किया है किससे, या शर्ट्स परचेज की हैं वाई फर्म से। अब एक्स फर्म किसी और को सेल करेगी, रीसेलिंग के पर्पज से खरीदा है, तो एक्स फर्म के लिए वो जो गुड्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि एक्स फर्म अब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट करेगी और फिर उसको रीसेल करेगी। लाइकवाइज इसी तरह से एक और एग्जांपल है वुड्स। वुड्स मीन्स आपका लकड़ी की बात की हुई है। वुड्स परचेज्ड बाय अ कारपेंटर फ्रॉम अ टिम्बर मर्चेंट फॉर मेकिंग चेयर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज wood is used as the raw material for making chair. Value is to be added by the carpenter. अब यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है आपके सामने। इस बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है इंटरमीडिएट गुड्स की, 2 डेफिनेशन दी हुई हैं और में, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने तो मेन पॉइंट उसके 3 पॉइंट्स बता ही दिए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन मीन्स अभी उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स एंड दीज गुड्स आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। Value of intermediate goods ultimately becomes a part of value of final goods. जो intermediate goods की प्राइस होती है, जो उनकी वैल्यू होती है, वो अल्टीमेटली किसकी प्राइस होती है, फाइनल गुड्स की प्राइस होती है। अभी आपने शर्ट का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि जो होलसेलर है इसने सेल किया, या जो रिटेलर है उसने होलसेलर से शर्ट खरीदी है 900 में और वो कंज्यूमर को सेल करेगा 1000 में। तो जो प्राइस है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स 1000 है, तो 1000 में 900 भी तो ऐड है, 900 भी ऐड है और 100 रुपीज़ उसका टोटल जो रिटेलर है उसका ऐड है, तब जाके वो कंज्यूमर को कितने में सेल कर रहा है, 1000 में सेल कर रहा है। तो जो 1000 में 900 है वो तो इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस है, 100 रुपीज़ उसने अपना ऐड किया रिटेलर ने और फिर कंज्यूमर को सेल किया। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो फाइनल गुड्स की प्राइस का पार्ट ही होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू का कुछ पार्ट ही होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कारपेंटर का, व्हेन अ कारपेंटर बाय वुड वर्थ रुपीज 10,000 एंड कन्वर्ट इट इनटू चेयर वर्थ रुपीज 20,000। कारपेंटर क्या करता है, 10,000 की लकड़ी खरीदता है, उससे चेयर्स तैयार करता है और वो चेयर्स 20,000 में मार्केट में बिकती हैं। अब इन्होंने बोला है देन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वुड्स इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्या हुआ, जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स वुड थी, लकड़ी थी, लकड़ी से उसने क्या बनाई, चेयर बनाई, तो 10,000 की लकड़ी और चेयर बिकी कितने में, 20,000 में। तो उस 20,000 में 10,000 भी तो ऐड है ना, उस 20,000 में 10,000 भी तो ऐड है लकड़ी की कीमत का। तो वो लकड़ी क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड्स, और वो जो चेयर हुई वो क्या हुई, फाइनल गुड्स। इसलिए हम नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करेंगे या नेशनल प्रोडक्ट जब भी एस्टिमेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की कॉस्ट को, उनके ही वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। अगर हम दोनों को रिकॉर्ड कर लेंगे तो डुप्लीकेशन की कंडीशन आ जाएगी, 900 भी रिकॉर्ड हो जाएगा और 1000 भी, मीन्स फिर तो 1900 रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना है, अदरवाइज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। यहाँ पे एक फोकस जोन का बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। Expenditure on intermediate goods by the producers during an accounting year is called intermediate consumption और intermediate cost। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनल गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो इन पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। इसी तरह से जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। जैसे 900 में रिटेलर ने वो शर्ट होलसेलर से खरीदी है, तो रिटेलर के लिए वो 900 क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है या इंटरमीडिएट कॉस्ट है। इफ इंटरमीडिएट कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट देन वी गॉट द वैल्यू एडिशन, जीडीपी। सो जीडीपी का फॉर्मूला बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक गुड
जो हमारे लिए फाइनल गुड्स है वो वही गुड्स हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स भी हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज अ फाइनल गुड्स एंड अनदर सेट एज अ इंटरमीडिएट गुड्स. द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड. द डिस्टिंक्शन डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ गुड्स. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप अपनी बुक में. टू द डिस्टिंक्शन डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ गुड्स. ये जो क्वेश्चन है ना, इज द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा तब ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे. गुड्स के एंड यूज़ पे ही ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है. अब इन्होंने दिया है टू इलस्ट्रेट, एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जब भी आप फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का लें तो वो लें शुगर लें, या फिर मिल्क भी आप इसका एग्जाम्पल रख सकते हैं. Sugar used as a raw material in the production of biscuits is an intermediate goods, but sugar used by the household in the milk or tea is final goods. सिंपल बात है, आप शुगर अपने घर में यूज़ कर रहे हो वो फाइनल गुड्स है, पर अगर बेकरी वाला बिस्किट बनाने के लिए उस शुगर का यूज़ करेगा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा. ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल पेपर का दिया हुआ, आप इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. सपोज अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द क्लासीफाइंग ऑफ गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो सिंपल आपको आंसर लिखना है कि जो हम डिफरेंस करते हैं वो सिर्फ हम किसके बेसिस पे करते हैं? एंड यूज़ के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है व्हाट मैटर्स इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स. अब ये एंड यूज़ ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ? एक तरह से क्या मैटर उसमें करता है मेन? वाइल क्लासीफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स. एक चीज़ जो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को मैटर करती है वो उसका एंड यूज़ है. यू आर टू चेक व्हाट एंड यूज़ अ गुड इज पुट टू. इफ इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल देन इट इज़ ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स. इफ इट इज़ परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स. बट if it is used by the producer as a fixed asset like tractor used by the farmer, it is to be treated as the final goods. And of course, goods purchased by the household for final consumption are to be treated as the final goods. Thus, goods as such is not to be named as final and intermediate goods. हम किसी गुड्स को, जैसे हमने ट्रैक्टर को लिया तो ट्रैक्टर को हम नाम नहीं दे सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है. या मिल्क एग्जाम्पल लिया तो हम मिल्क को नाम नहीं दे सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है. हम उसके एंड यूज़ के बेसिस पे उसको कहेंगे कि यहाँ पे जब किसी एग्जाम्पल की बात करें कि इस एग्जाम्पल में जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स है और पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में जो मिल्क है वो क्या है? फाइनल गुड्स है. वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है आपको फोकस जोन में, इंपॉर्टेंट है, टेक आउट कर लीजिएगा. इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स डिफरेंस दिया हुआ है. What are intermediate goods? These goods remain within the boundary line of production, और within the boundary line of production मतलब अभी इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है. फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है. इंटरमीडिएट गुड्स में अभी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है. फाइनल गुड्स में अभी सारी वैल्यू ऐड हो चुकी है, अब कुछ और ऐड होना बाकी नहीं है. अब जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं एज अ रॉ मटेरियल अदर गुड्स में इनका यूज़ होता है, अदर प्रोडक्शन में इनका यूज़ होगा. फाइनल गुड्स जो होते हैं ये दीज आर नॉट यूज एज द रॉ मटेरियल, इनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स रीसोल्डिंग के पर्पज़ से लिए जाते हैं और फाइनल गुड्स कंजप्शन के पर्पज़ से लिए जाते हैं. इस तरह से यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं. Okay, so next type of goods are consumer goods or we can say them consumption goods. अभी हमने 2 टाइप के गुड्स पढ़ लिए, फाइनल गुड्स पढ़ा और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है. जैसे सपोज आइसक्रीम एंड मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड. दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन दे परचेज. जैसे ही परचेज करेंगे तुरंत इनका कंजप्शन हो जाएगा. अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो कंजप्शन गुड्स होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ वन इज नॉन मटेरियल गुड्स लाइक सर्विसेज. व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स?
ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। दो वर्ड याद रखिएगा, यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड रिलेटिवली वेरी हाई वैल्यू। हाई वैल्यू के होते हैं और कई सालों तक आप इनका यूज़ कर सकते हो, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सब ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको 1 साल तक यूज़ करोगे या 1 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, लगभग 2 साल तक। दीज आर नॉट वेरी हाई वैल्यू। ये ड्यूरेबल गुड्स से तो सस्ते ही होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज गुड्स, जिसको आप सिर्फ एक बार यूज़ करोगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन मीन्स एक बार आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड अप in a single act of consumption. The same bread cannot be used again. Also, these goods are of relatively low value, like some examples are also like ink, domestic LPG, milk, petrol are some other examples of non-durable goods. Services. Next, fourth point is services. Services तो आप समझ ही गए होंगे. Services are those non-material goods which directly satisfy human wants. A few example of services like service of doctor, lawyer, domestic servant. Services can neither be seen and not touched. Now next topic is capital goods. Last goods type of goods are capital goods. Capital goods are fixed asset of the producer. जब भी हम capital goods की बात करेंगे तो हम fixed assets की ही बात करेंगे, जो producer की fixed asset हैं, like plant and machinery are the example of capital goods. These goods are used by the producer either for the replacement of capital stock. Capital stock मतलब capital goods की बात की हुई है, machines की बात की हुई है, और addition to the capital stock. Capital goods जो होते हैं वो प्रोड्यूसर 2 कारणों से यूज़ करता है, या तो अपनी कोई पुरानी फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करेगा, या फिर अपनी कुछ मशीन में या कुछ पुरानी अपनी जो मशीनरी होगी, फिक्स्ड एसेट होगी, उसमें कुछ और नया एडिशन करेगा. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर. एज फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स आर रिपीटेटिवली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट हैं तो इनका एक बार यूज़ नहीं होगा, ये हाई वैल्यू की भी होंगी और इनके कई रिपीटेटिवली यूज होंगे. ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिपीटेटिवली यूज्ड एंड दीज आर हाई वैल्यू. इवन नट एंड बोल्ट्स, नेल्स और स्क्रूज की बात करेंगे, दीज आर यूज फॉर सेवरल ईयर, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू. अब आप नट बोल्ट्स की बात करोगे तो इनके रिपीटेटिवली यूज तो हैं बट ये हाई वैल्यू के नहीं होते हैं. कैपिटल गुड्स में 2 पॉइंट याद रखिए, हाई वैल्यू के होना चाहिए और इनका रिपीटेडली यूज होना चाहिए, तभी ये कैपिटल गुड्स बनेंगे. अब यहाँ पे दिया होगा दस ओनली दोज फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज द कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ हाई वैल्यू. ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व्स डेप्रिशिएशन. अब जो ये कैपिटल गुड्स होंगे इनमें डेप्रिशिएशन, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट हैं तो फिक्स्ड एसेट में डेप्रिशिएशन तो लगेगी, तो इसमें डेप्रिशिएशन भी चार्ज होगा. फोकस जोन में डेफिनेशन दी हुई है, आप इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा. साइड में एक बॉक्स दिया है, डिड यू नो इट. क्या है ये बॉक्स? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अब इन्होंने यहाँ बोला है कि हाँ जनरली मशीन्स जो होती हैं, प्रोड्यूसर जो इनको यूज़ करता है वो मशीन उसकी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएंगी तो वो कैपिटल गुड्स होंगी, पर सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती. क्यों? इसका रीज़न पढ़ लीजिए, बॉक्स में दिया हुआ है. इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की बात की है. अ स्विंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द टेलर. इट इज कैपिटल गुड्स बट द सेम मशीन विद द कंज्यूमर हाउस होल्ड इज नॉट द कैपिटल गुड्स. इट इज सिंपली अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स. लाइकवाइज अ कार. इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है स्विंग मशीन की. एग्जाम्पल आगे भी एग्जाम्पल दिया है, वो टूरिस्ट की जो कार है उसका एग्जाम्पल दिया है. मैं आपको स्विंग मशीन का एग्जाम्पल देती हूँ. जो सिलाई मशीन है, टेलर अपनी दुकान पे जो सिलाई मशीन रखा है उससे वो क्या कर रहा है, कपड़े बना के और सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर एज अ
प्रोड्यूसिंग यूनिट काम कर रही है वो स्विंग मशीन पर। एक घर पे जो सिलाई मशीन है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो हाउस होल्ड पर्सन है वो क्यों रखे है कि अगर कभी कपड़े फट जाएंगे तो वो उनसे सिल लेगा, पर क्या उसका रीसेलिंग का पर्पस है कुछ या बिजनेस का पर्पस है? नो। सो हम सिंपल ये एक रूल निकाल सकते हैं कि जो सारी मशीन्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि अगर हाउस होल्ड उस स्विंग मशीन को यूज़ करेगा तो उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है, पर अगर एक टेलर उस स्विंग मशीन का यूज़ करेगा तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। अब यहाँ नीचे एक बॉक्स एक कॉलम एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। कैसे? पढ़ते हैं आगे का। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दीज गुड्स इंक्लूड गुड्स एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर, लाइक वुड मेकर यूज वुड फॉर फर्नीचर, गुड्स यूज्ड एज द फिक्स्ड एसेट, दीज प्लांट एंड मशीनरी, दीज ऑल आर प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मीन्स दीज प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल goods, or we can say that these capital goods are producer goods. Unlike it, fixed asset of the producer goods used as a raw material are not durable goods. These are single use producer goods. They cannot be repetitively used. Thus the same wood cannot be repetitively used to make furniture. Fixed asset on the other hand, they are repeatedly used in the process of production. Then these are the durable use producer goods. Thus, while all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital. इसको हिंदी में ऐसे समझिए आप, तो आपको इजी पड़ेगा। रॉ मटेरियल की बात करिए और प्लांट एंड मशीनरी की बात करिए। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम वो सिर्फ काय के लिए, सिंगल यूज़ के लिए होता है। जैसे वुड फर्नीचर मेकर जो है, कारपेंटर जो है, वो वुड परचेज करता है फर्नीचर बनाने के लिए। अब ये जो वुड है उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पे वर्क करेगी, पर ये सिंगल यूज़ के लिए होगी, तो ये रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है पर कैपिटल गुड्स नहीं है। पर जिस मशीन से वो फर्नीचर बनाएगा वो मशीन वो बार बार रिपीटेडली यूज़ करेगा, वो सिंगल यूज़ नहीं है, वो ड्यूरेबल गुड्स है, तो वो मशीन क्या हो जाएगी, उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगी। पर दोनों ही, अब इसलिए ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जो मशीन और रॉ मटेरियल है, जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स भी है और प्रोड्यूसर गुड्स भी है, पर जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है पर वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। ओके सो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक नंबर 1 था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय, गुड डे।